गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 9 और 10 का व्याकरण यानी हिंदी व्याकरण का क्लास लूँगी। 9 और 10 का एक साथ क्लास लेने के लिए मैंने इसलिए सोचा क्योंकि 9 और 10 के सिलेबस लगभग एक ही जैसे होते हैं, एक ही होते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत अलग टॉपिक या प्रश्न हो, बट सिलेबस ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। तो मैंने सोचा 9 और 10 यानी 9वीं और 10वीं कक्षा की हिंदी क्लास या हिंदी ग्रामर क्लास मैं एक साथ लेने की कोशिश करूँगी। तो आज मैं आप लोगों को अपठित गद्यांश पढ़ाने वाली हूँ। अपठित गद्यांश पढ़ाने के लिए कुछ नहीं खास होता है, लेकिन अपठित गद्यांश जब हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो कुछ खास बिंदुओं पर अगर हम ध्यान रखें तो हम उन्हें बहुत सहज तरीके से कम समय में उसे हल कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कुछ बिंदुओं को मैं आपके समक्ष ले आऊं ताकि आप उनके मदद से बहुत सहज तरीके से अपठित गद्यांश को पूरा कर सके, हल कर सके, सॉल्व कर सके। अपठित गद्यांश समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को बोलना चाहूँगी कि मैंने अपठित गद्यांश का टॉपिक आज इसलिए चुना, इसके पीछे एक और कारण है क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ लिखने के लिए देना चाहती थी, कुछ ऐसा गृह कार्य लिखने से संबंधित देना चाहती थी, क्योंकि 9 और 10 के लिए लिखावट, हैंड राइटिंग बहुत मायने रखता है। आप सभी को पता है कि जब आप काफ़ी दिन नहीं लिखते हैं, ख़ास तौर से हिंदी, क्योंकि आप इसके लिए यूज़ टू नहीं है, हिंदी आप अक्षर नहीं लिखते हैं, मुझे पता है, तो आपके लिखावट में बहुत दिक्कतें आती हैं और आपकी लिखावटें बहुत ख़राब भी मुझे देखने के लिए मिलती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ ऐसे मैं टॉपिक डिस्कस करूं जिससे कि मैं आप लोगों को कुछ लिखने वाले कार्य दे सकूं। तो बच्चों, आज हम लोग अपठित गद्यांश को समझेंगे। तो अपठित गद्यांश को समझने के लिए मैंने कुछ बिंदुओं पर काम करना ज़रूरी समझा। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके मदद से मैं आपको समझा सकूं कि किस तरीके से हम आसान पद्धति अपनाकर अपठित गद्यांश को हल कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जब हम किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं, किसी भी विषय वस्तु पर बात करते हैं, तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस विषय वस्तु का अर्थ समझें। तो अपठित गद्यांश, जैसा अपठित गद्यांश या पद्यांश का आपको अर्थ पता है। गद्यांश मतलब जो गद्य का अंश होता है और पद्यांश मतलब जो पद का अंश होता है, यानी जो कहानी का अंश और जो कविता का अंश। पद मतलब कविता। तो यहाँ अपठित का अर्थ समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अपठित शब्द जो है वह दो शब्दों के जोड़ से बना है, दो शब्दों के मेल से बना है, एक अ और दूसरा पठित। हिंदी में हम जानते हैं अ का अर्थ होता है न और पठित का अर्थ होता है पढ़ा हुआ, मतलब जो न पढ़ा हुआ हो। अब आप लोग मुझसे शायद ये प्रश्न करना चाहेंगे कि मैम नहीं पढ़ा हुआ मतलब? नहीं पढ़ा हुआ मतलब वह टॉपिक या विषय वस्तु जिससे हम सिर्फ परीक्षा में ही सामने पाते हैं, परीक्षा में ही उससे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब जिस प्रकार से हम किसी भी कहानी या कविता या किसी भी गद्य को या किसी भी एकांकी को हम पहले यानी पूर्व कक्षा में पढ़े हुए होते हैं, पहले हम उसके बारे में हमें नॉलेज है कि उस कहानी में क्या बोलता है, लेकिन अपठित गद्यांश हमारे सामने आता है उस वक्त जिस वक्त हमें इसे सॉल्व यानी हल करना होता है। इसीलिए अपठित गद्यांश को ना पढ़ा हुआ, पहले ना पढ़ा हुआ कहा गया। तो अब हमने अपठित गद्यांश के अर्थ को समझ लिया। अब चूँकि हमारे पास जो विषय वस्तु है वो हमने कभी भी पहले नहीं पढ़ा, तो हमें थोड़ा ध्यान इसके लिए रखना ज़रूरी होता है। तो पहले पूरे ध्यान से हम विषय वस्तु को 2 से 3 बार पढ़ेंगे। मुझे पता है कि 9वीं और 10वीं में जाकर जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती समय की होती है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 घंटे रहते हैं और हमें 3 घंटे में बहुत लेंदी एक पेपर सॉल्व करना रहता है। बहुत हिंदी के सारे प्रश्न उत्तर बहुत बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी लंबा जाता है, तो आप लोग को कठिनाई होती है। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा और हम
अपठित गद्यांश को 2 से 3 बार अच्छे से हमें पढ़ना होगा, क्योंकि अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमें प्रश्नों के उत्तर देने में असुविधा होगी। इसीलिए अपठित गद्यांश को मैंने यहाँ बिंदु दिया कि 2 से 3 बार आप पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे अपठित गद्यांश को तो उसका आशय भी साथ साथ बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपको वर्ग में जो भी मैं पढ़ाती हूँ, जो भी कहानियाँ, जो भी कुछ मैं आपके समक्ष रखती हूँ, उसे वहाँ पे समझाने के लिए, पूर्व अभ्यास के लिए मैं होती हूँ। मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। लेकिन जब आप अपठित गद्यांश से सम्मुखित होते हैं तो आपके पास ये पता नहीं रहता है कि ये टॉपिक क्या बोल रहा है, इसका आशय क्या है। इसीलिए आपको पढ़ते पढ़ते इसके आशय को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। अब प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अक्सर क्या होता है, जब हम लोग क्लास में किसी भी टॉपिक या विषय वस्तु को पढ़ते हैं, कोई भी कहानी, कोई भी कविता, कोई भी एकांकी को लेकर पढ़ते हैं, तो इसके प्रश्न जो होते हैं उसके अभ्यास में या एक्सरसाइज में निर्धारित होते हैं। टॉपिक चूँकि सुनी सुनाई इतनी रहती है कि प्रश्न को एक झलक देखते ही हम समझ जाते हैं कि अच्छा हमें इसका उत्तर ये देना है, क्योंकि हमें पता रहता है कि उस पाठ के अंदर हमने क्या पढ़ा, उसके तथ्य क्या थे, उस तथ्यों के अनुकूल हमें हमारे उत्तर को किस तरीके से सुसज्जित करने हैं, किस तरीके से संगठित करके सुंदर एक प्रेजेंटेशन देना है, वो हमें समझ में आ जाता है। परंतु यहाँ पर हमारे लिए जब टॉपिक ही अननोन है, यानी हम पहली बार किसी विषय वस्तु से परिचित हो रहे हैं, तो प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम प्रश्न नहीं पढ़ेंगे अच्छे से तो उसका सही उत्तर नहीं ढूंढ पाएंगे। जिस प्रकार की हमारे सामने कोई अगर होता है, हमसे कोई प्रश्न पूछता है, तो हमारे लिए पहले उसके प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनना ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो हम उसके उत्तर में बहुत सावधानी के साथ अपने सही तथ्य को नहीं रख सकते। ठीक उसी प्रकार हमें यहाँ पे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके उपरांत जिन प्रश्नों का हल मिलता जाए उसे रेखांकित करें। आप जब भी अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश को पढ़ें तो अपने साथ पेंसिल रखें। उससे आप जब भी आपको प्रश्न का उत्तर मिलता जाता है आप उसे अंडरलाइन करते जाइए। पेन या पेंसिल कुछ भी आप रख सकते हैं, आप अंडरलाइन कीजिए, आप रेखांकित कीजिए, क्योंकि यह आपको बाद में उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने में सहायता करेगा। आपको पता रहेगा कि मैंने कहाँ पर ये रेखांकित किया हुआ था, मैं वहाँ से इसे ढूंढकर लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। तो इसके अलावा हम क्या करेंगे, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही देंगे। यानी अक्सर जब मैं प्रश्नों के उत्तर को चेक करती हूँ, यानी जो आप लोग परीक्षा में लिखे हुए होते हैं या लिखने वाले होते हैं, डिस्कस करते हैं कभी क्लास में, तो प्रश्न कुछ अलग रहता है, उसके उत्तर आप लोग अलग देते हो। मतलब आप लोग प्रश्न का आधार जो है उस गद्यांश से संपर्कित नहीं देते हो, उस पद्यांश से संपर्कित नहीं देते हो। उत्तर जो आपका अपने तरीके का एक अलग उत्तर होता है। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि आपके पिता का नाम क्या है, और अगर आप मुझे उनका जॉब डिटेल दो कि मेरे पिता क्या कार्य करते हैं, तो क्या इसका सही उत्तर ये हो सकता है? जिस प्रकार इसका सही उत्तर यह नहीं हो सकता है, उसी प्रकार जब भी आपको प्रश्न पूछे जाएं तो उस प्रश्न का आधार आपके पाठ के आधार पर हो, अन्यथा आपके प्रश्न का उत्तर लिखना सिर्फ एक लिखावट बनकर रह जाएगा। मतलब वो सिर्फ हैंडराइटिंग है, उसका कोई अर्थ नहीं निकल सकता, वो अर्थविहीन उत्तर होगा। तो प्रश्नों का आधार जो है वो गद्यांश के आधार पर ही हो। प्रश्नों को अपनी दृष्टिकोण से उत्तर ना दो। अपने दृष्टिकोण से प्रश्नों का उत्तर देना ये सही उचित नहीं है, ये सही नहीं है। लेखक की दृष्टिकोण से, हमेशा लेखक की दृष्टिकोण से ही प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। मैंने ये सिर्फ आज अपठित गद्यांश के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, मैंने ये वर्ग में काफ़ी बार आपको ये समझाया है कि लेखक, कवि, इनके अपने एक दृष्टिकोण होते हैं, अपना एक उद्देश्य होता है किसी भी कहानी को लिखने के पीछे। वो समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं, वो समाज को समझाना चाहते हैं उसके माध्यम से कुछ, तो हमें उनके दृष्टिकोण को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसी प्रकार अपठित गद्यांश का उत्तर भी, जो भी प्रश्न दिए रहेंगे, इनके उत्तर भी आपको लेखक के दृष्टिकोण से ही देने चाहिए, ना कि अपने दृष्टिकोण से। उत्तर संक्षिप्त में हो, स्पष्ट हो और सरल भाषा में हो। संक्षिप्त में अगर आप उत्तर नहीं देंगे तो टॉपिक बहुत लंबा जाएगा और आपकी ही समय हानि होगी। इसीलिए उत्तर स्पष्ट भाषा में, सरल
शब्दों में संक्षिप्त में उत्तर दे। संक्षिप्त में उत्तर देने के लिए आपको अपना शब्द भंडार बढ़ाना होगा, आपको शब्दों के ज्ञान पर काम करना होगा, आपको शब्दों का ज्ञान बढ़ाना होगा। जैसे कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो रहते हैं उसके माध्यम से हम संक्षिप्त कर सकते हैं चीज़ों को। जब हम बात करते हैं हम बात को बहुत लंबा ले जा सकते हैं या छोटे एक दो वर्ड से एक दो लाइन कहकर ही समाप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार संक्षिप्त उत्तर देने में आपको अपने शब्दकोश को, अपने शब्द भंडार को बढ़ाना होगा और आपको संक्षिप्त में, स्पष्ट में, सरल भाषा में उत्तर देने होंगे। शीर्षक का चुनाव बहुत मैटर रखता है। ये शीर्षक का चुनाव करना, जब आप शीर्षक के चुनाव करते हैं तो उस वक्त बस आप ध्यान रखिए कि आपको पूरे गद्यांश को ध्यान में रखना है। मतलब आप पूरे गद्यांश को पढ़ चुके होते हैं 2 से 3 बार, तो पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद आपके मस्तिष्क में जो पहला आता है कि ना इसका इस टॉपिक का या इस विषय वस्तु का शीर्षक, टाइटल यह उचित रहेगा, तो आप उसे देना कि 1-2 पंक्ति में पढ़ के। क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है बच्चों को जब अपठित गद्यांश होता है तो 1-2 पंक्ति में कुछ शब्द जो हैं बार बार आए हुए होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं, तो वो उनको ही चुनकर लिख देते हैं कि यही है इस पाठ का शीर्षक। ऐसा नहीं होता है बच्चों। पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद, उसके आशय को अच्छे से समझने के बाद जो उचित शीर्षक हो आप उसे दें। क्यों दें? क्योंकि 9वीं और 10वीं में जाके शीर्षक की सार्थकता अक्सर लिखने आता है कि आपने जो कहानी का शीर्षक दिया है, आपने जो कविता का शीर्षक दिया है, उसकी सार्थकता आप लिखिए। तो आप शीर्षक की सार्थकता तभी लिख सकते हैं जब आपने उचित शीर्षक का चुनाव किया होगा। अगर आपका शीर्षक उचित नहीं रहेगा तो आपका सार्थकता भी गलत जाएगा। तो इसीलिए आप सही शीर्षक का चुनाव करें और सही शीर्षक की सार्थकता को लिखें। अब मैं आपको एक बात थोड़ा सा बताऊंगी कि अपठित गद्यांश जो होते हैं वो जब आप लोग जूनियर क्लास में थे तो आप लोग विकल्प के साथ पढ़ते थे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स। और अभी जो आप पढ़ते हैं या लिखेंगे वो विकल्प के बिना होगा, यानी ये सारे सब्जेक्टिव होंगे। तो आपको विकल्प के साथ उत्तर देना फिर भी सहज था क्योंकि वहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए रहते थे चुनाव के लिए, पर अब आपके पास ये नहीं रहेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊँ, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आपको ग्रामर यानी व्याकरण से संपर्कित प्रश्न दे सकते हैं। जैसे 5 भाववाचक संज्ञा को छांट कर लिखे, क्रिया विशेषण शब्दों को लिखें, अर्थ लिखें, विलोम लिखें, पर्यायवाची लिखें। इस तरह के शब्द आते हैं। कोई भी शब्द उठा के दे देंगे, उसमें से बोलेंगे इस शब्द का आप अर्थ लिखें। कोई भी आपको शब्द उठा के देके इसके 2-2 पर्यायवाची लिखें। तो इसके लिए आपको अपने व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप क्लास 5 से लेके 8 तक जितने भी व्याकरण पढ़े हैं वो तो आपको याद ही है, आपके दिमाग में ही रहता है। क्लास 9 में जाके, कक्षा 9 में भी 9वीं और 10वीं में भी जो आप ग्रामर पढ़ेंगे, आपके पास जो किताबें उपलब्ध हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे विलोम शब्द और बहुत सारे पर्यायवाची ये सब दिए हुए हैं। तो उससे आप अपने शब्द भंडार को बढ़ाएं और इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर का एकमात्र उपाय यही है। और साथ ही साथ जैसे प्रश्न मैंने बोला क्रिया विशेषण शब्द छांट के लिखिए, भाववाचक संज्ञा शब्द छांट, इसके लिए आपको हमेशा ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जब तक आप जानेंगे नहीं कि क्रिया विशेषण है क्या, जब तक आप जानेंगे नहीं कि भाववाचक संज्ञा है क्या, आप उन शब्दों को कैसे छांटेंगे। तो आपको अपनी जो पूर्वाभ्यास है, यानी जो आप पहले पूर्व पढ़ के आ चुके हैं 5 में 6 में, उन सभी को थोड़ा बहुत अपने याद में रखना ज़रूरी है। उन सभी को आप एकदम से भूल के छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। तो उनको ध्यान रखते हुए ही आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर हल ठीक तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश किया कि आपको समझा सकूं अपठित गद्यांश और बता सकूं किस तरीके से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब मैं आपको होमवर्क दूंगी, गृह कार्य, और आशा भी करूंगी कि आप लोग सब करके लाएंगे क्योंकि यह अनिवार्य है। तो
अभ्यास में से आप करेंगे, एक्सरसाइज। आपको कोई भी सॉल्व क्वेश्चन नहीं करने हैं। आप कभी भी कोई भी हल किया हुआ प्रश्न उठाकर उसके उत्तर को देखकर लिखने नहीं हैं, क्योंकि आपको हैंड राइटिंग लिखने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। आपको साथ साथ हैंड राइटिंग के साथ साथ आपको थोड़े से दिमाग भी लगाने हैं, इसलिए आप जो प्रश्न हैं उनको ही हल करेंगे। अभ्यास में जाएंगे, पेज नंबर 257 से 263। मैं फिर से बोलूँगी, पेज नंबर 257 टू 263। इन जो मैंने भी अभी जो मैंने पेज नंबर दिया उसमें 1 2 3 4 5 यानी 5 अपठित गद्यांश हैं। सभी के प्रश्नों का उत्तर आप अपने कॉपी में लिखेंगे। एक अलग ग्रामर का कॉपी बना लेंगे, हिंदी व्याकरण के लिए एक अलग उत्तर पुस्तिका होगी, और उस पर आप ये 5 अपठित गद्यांश प्रश्नों के साथ हल करेंगे। प्रश्न भी लिखेंगे, साथ में उत्तर भी हल करेंगे। धन्यवाद।